राधे राधे सभी को। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम नाटक विधा देख रहे हैं। इससे पहले मैंने जयशंकर प्रसाद जी के नाटक भी कवर किए हैं, तो आप जा कर के उन्हें देख लीजिएगा। और मैंने सारे नाटक ट्रिक से करवाए हैं। देखिए, आपने पढ़ा ज़रूर है, इससे पहले आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन याद नहीं होता है। और इस वजह से मैं नाटकों को आसान सी ट्रिक के माध्यम से लेकर के आई हूँ, जिससे कि आप सभी को याद हो जाए। आप 4 से 5 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगी। तो क्लास पूरी देखिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने कंटेंट लिया है, और एक बार मैं आपको पूरा मैटर दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए। जो मैटर लिया है हमने, बहुत ही बढ़िया मैटर लिया है। इसमें मैंने ट्रिक भी ले ली है, ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देंगे तो याद करने में आसानी होगी, फिर भूलेगा नहीं। मुझे भी नहीं याद होता था, ऐसे ही मैंने याद किया है। ये देखिए, भीष्म साहनी है, लक्ष्मी नारायण लाल हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र, मैंने दोनों को लिया है जिससे कि ये आपको कन्फ्यूज़न ना हो। लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में अक्सर गलतियाँ होती हैं, लेकिन आज के बाद नहीं होगी। तो आप क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बहुत ही मेहनत से मैंने मैटर बनाया है, आप देख लीजिए। सारी मैंने ट्रिक ली है जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रसादोत्तर युगीन नाटक देखते हैं। प्रसादोत्तर युग से आज से आप सामान्यतः क्या समझेंगे? जयशंकर प्रसाद के बाद विकसित हिंदी नाट्य धारा से है। इस काल में जो नाटक थे वो ऐतिहासिक पौराणिक विषयों से आगे निकलकर सामाजिक यथार्थ, मध्यवर्गीय जीवन, पारिवारिक विघटन, राजनीतिक चेतना, अस्तित्वबोध, स्त्री पुरुष संबंध, व्यक्ति कुंठा और आधुनिक जीवन की विसंगतियों को अभिव्यक्त करने लगा। इससे पहले आपने देखा है कि जैसे ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं, तो इस प्रकार से इन सभी को तोड़ करके आगे जो प्रसादोत्तर युग में नाटकों की रचना हुई है, तो वो नाटक सामाजिक यथार्थ पर लिखे जा रहे थे, मध्यवर्गीय जीवन पर लिखे जा रहे थे, पारिवारिक विघटन पर लिखे जा रहे थे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि सारे नाटक जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक मैंने सभी नाटक ले लिए हैं। कोशिश की है कि सारे नाटक आपको याद हो जाएं। इसमें इनका नाटक पहले अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज। तो इनका पहले एक बार हम सन आपको बता दे रहे हैं, सन याद हो जाएगा। तो इसके बाद इनकी विषय वस्तु है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो पहला नाटक है अशोक, इसे आप याद कर लीजिए कि अशोक कब का है? 1927 का है। तो उसके बाद जब 27 है तो 30, 31, 32, 33, 34, 34। तो फिर ये क्रम से आपको सारे नाटक लगे हुए हैं। अशोक 27 का है, फिर सन्यासी 1930 का है, फिर आपका राक्षस का मंदिर 31, 32, 33, 34 और ये भी 34 में है। सन्यासी 30 में है, राक्षस का मंदिर 31 है और मुक्ति का रहस्य 32 है, राजयोग 33 है, सिंदूर की होली और आधी रात ये 34 है। अब इनकी विषय वस्तु देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्यामूलक नाटक की परंपरा का प्रमुख माना जाता है, नाटककार हैं ये।
जैसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि समस्या मूलक नाटकों की रचना किसने की है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने की है। फिर इसमें इनके जो नाटक हैं सामाजिक समस्याओं पर हैं, स्त्री पुरुष संबंधों पर हैं, विवाह, प्रेम, नैतिकता और मनोविज्ञान द्वंद्व का चित्रण मिलता है। अब इनका जो नाटक है सिंदूर की होली, सिंदूर की होली में विषय वस्तु क्या है? विवाह संस्था, स्त्री स्वतंत्र, प्रेम और सामाजिक रूढ़ियों का संघर्ष है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंदूर की होली, तो सिंदूर की होली विवाह से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। ये बस याद करने के लिए आसान सी ट्रिक है। इस तरह से आप इसको लिंक करेंगे तो लिंक करने से याद हो जाता है जल्दी। हमें तो याद करना है, तो किसी भी तरह से याद हो, बस याद होना चाहिए। तो सिंदूर की होली आप विवाह से जोड़ लीजिए सिंदूर को। सिंदूर विवाह में लगाया जाता है। सिंदूर में स्त्री स्वतंत्रता, प्रेम और सामाजिक रूढ़ियों का संघर्ष, ये समझ में आ गया। फिर अगला है सन्यासी। सन्यासी में भी देखते हैं क्या है, प्रेम, विवाह, त्याग और सामाजिक नैतिकता की समस्या है। यानी कि सन्यासी जो होते हैं सब कुछ त्याग करके चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे प्रेम, विवाह, त्याग और सामाजिक नैतिकता की समस्या है। फिर इसी प्रकार से राक्षस का मंदिर, सामाजिक एवं नैतिक संघर्ष की अभिव्यक्ति। यानी कि राक्षस क्या करते हैं, राक्षसों से लड़ने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो इस प्रकार से लिंक करके याद करिए, याद हो जाएगा। अभी मैं इनके जो नाटक हैं, इन नाटकों का एक बार क्रम से आपको याद करा दे रही हूँ तो याद हो जाएंगे। इसको ऐसे ट्रिक बना लीजिए, जो मैंने ट्रिक बनाई है वो मैं बता दे रही हूँ। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हमारे हैं, इन्हें आप भगवान से जोड़ लीजिए, नारायण भगवान से जोड़ लीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल अलग रहेंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र अलग हैं। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को आप ये जो मान लीजिए कि ये नारायण हैं, इन्हें नारायण मान लीजिए। फिर नारायण में अशोक नाम का एक सन्यासी होता है, वो राक्षस के मंदिर में जाता है मुक्ति का रहस्य जानने के लिए। फिर उसे पता चलता है कि उसे तो राजयोग प्राप्त है। फिर वो खुशी से क्या है, सिंदूर की होली खेलता है आधी रात में, फिर गरुड़ ध्वज से वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रिक आप समझ लीजिए, आपको सारे नाटक क्रम से याद भी हो जाएंगे। और इसके पश्चात भूलेगा नहीं, क्रम कभी लगाने के लिए आता है, बहुत अक्सर पूछा जाता है इनका क्रम, तो क्रम में गलती नहीं होगी। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, नारायण भगवान से लिंक कर लीजिए लक्ष्मी नारायण मिश्र को, क्योंकि ये मिश्र हैं, यहाँ पे लाल नहीं है, तो मिश्र को आप नारायण भगवान से कनेक्ट कर लीजिए। अब देखते हैं, अशोक नाम का सन्यासी राक्षस के मंदिर में जाता है मुक्ति का रहस्य जानने के लिए। फिर उसे पता चलता है कि उसे तो राजयोग प्राप्त है। वो खुशी से क्या करता है, सिंदूर की होली खेलता है आधी रात में, फिर गरुड़ ध्वज से वापस आ जाता है। आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आप ये कंटेंट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ट्रिक भी याद कर लीजिएगा। आप 3 से 4 बार इसे पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, भूलेगा कभी नहीं। आप ऐसे याद करते रहेंगे, वो सालों साल याद ही नहीं होता है। एक बार ट्रिक अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर नहीं भूलेगा। अब आइए देखते हैं हरे कृष्ण प्रेमी के नाटक। इससे पहले मैंने हरे कृष्ण के प्रेमी, माफ़ी चाहेंगे, हरे कृष्ण प्रेमी के नाटक लिए हैं, और उसमें मैंने इनकी सभी नाटकों की विषय वस्तु बहुत ही डिटेल में ली है। तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिए। अब यहाँ पे इनके प्रमुख नाटक देखते हैं। स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, सेवा साधना, प्रतिशोध,
आहुति, बंधन, स्वप्नभंग, छाया, मित्र, विषपान। अब मैं इनकी एक ट्रिक बता दे रही हूँ जिससे कि याद हो जाएगा। जैसा कि ये हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं तो इनका नाम जोड़ करके हम देखते हैं। हरिकृष्ण का नाटक स्वर्णविहान रक्षाबंधन में शिवा साधना से प्रतिशोध लेकर आहुति दी। यहाँ तक एक बार में देखिए, फिर यहाँ से देखिए। बंधन में बंधकर स्वप्न भंग करके छाया के मित्र होकर विषपान किए। एक बार फिर से ट्रिक में बता दे रही हूँ। हरिकृष्ण का नाटक स्वर्णविहान रक्षाबंधन में शिवा साधना से प्रतिशोध लेकर आहुति दी। बंधन में बंधकर स्वप्न भंग करके छाया के मित्र होकर विषपान किए। आप लोग ये समझिएगा कि ये बहुत ही अच्छा मैटर है और बहुत ही अच्छे से मैं कवर करा दे रही हूँ, तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब इनकी जो नाटकों की विशेषता है वो देख लेते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के जो नाटक की विशेषता क्या है, उन्होंने इतिहास और राष्ट्रीय भावना से संबंधित नाटकों की रचना की है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रीयता और मानवीय मूल्यों को विशेष महत्व दिया है। अब इनका जो रक्षाबंधन नाटक है, रक्षाबंधन नाटक देखते हैं। इसमें मुगल कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय सद्भाव है। फिर शिवा साधना देखिए, शिवाजी के जीवन और राष्ट्र प्रेम की भावना है। आहुति त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय चेतना है। जैसा कि आहुति शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि त्याग इसमें है, बलिदान है, तो याद हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिंक कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं उपेंद्र नाथ अस के नाटक। उपेंद्र नाथ अस के जो नाटक हैं उनमें सबसे पहले जय पराजय आप देख लीजिए। जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद और उड़ान। तो इनकी एक बार जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने ट्रिक को लिखा भी है, लिख भी दिया है, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ के लिए कहेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम पे भेज दूँगी। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इनकी ट्रिक मैंने बनाई है। जय पराजय के बाद स्वर्ग की झलक देखने उनका छठा बेटा अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ा। अंजू दीदी भंवर से निकालकर बड़ा खिलाड़ी बनाती हैं। फिर से ट्रिक क्या है? जय पराजय के बाद स्वर्ग की झलक देखने उनका छठा बेटा अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ा। नाटक देखते हैं, यहाँ से देख लीजिए। तो उपेंद्र नाथ अस्क जय पराजय के बाद स्वर्ग की झलक देखने के लिए उनका छठा बेटा अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ा। फिर क्या होता है, रास्ते में अंजू दीदी मिल जाती हैं। फिर अंजू दीदी भंवर से निकालकर बड़े खिलाड़ी बनाती हैं। फिर दो अंत के याद कर लीजिए, लौटता हुआ दिन, कैद उड़ान। अब एक बार इनका वर्ष देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका जो वर्ष है जय पराजय का वो 1937 है, 1937। फिर 37 के बाद इनका
ऐसे याद करिएगा, 40 40 2 हैं, फिर 40 के बाद 54 55 61, फिर 67 72, फिर से देखिएगा 37 40 40, 54 55 61, फिर 67 72। तो इस प्रकार से 3 से 4 बार, कई बार इसको लिख लिख के अभ्यास करिए। जब अभ्यास करेंगे तभी याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जय पराजय है तो आपको पता है कि ये 37 का है, 37, फिर उसके बाद लिखिए 40, फिर से आप लिखिए 40, फिर से लिखिए 54, इस प्रकार से लिखिए तो याद हो जाएगा। फिर लिखिए 55, तो इस तरह से कई बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके नाटक अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनके नाटक देख लेते हैं। इनके नाटक बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। पहला है कोणार्क शारदीय, पहला राजा, दशरथ नंदन, रकुल रीत, रीढ़ की हड्डी। इनकी ट्रिक आप ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। कोणार्क शारदीय में पहला राजा दशरथ नंदन, फिर अंत में हम रकुल रीत और रीढ़ की हड्डी देख लेते हैं। फिर से देखिए, कोणार्क शारदीय, पहला राजा दशरथ नंदन, फिर रकुल रीत, रीढ़ की हड्डी। अब इनका वर्ष देख लीजिए। उन्नीस सौ इक्यावन है, 59 है, 69 है, 74 है, 85 है। फिर से एक बार देखिए, 1951 है, फिर 59, 69, 74, 85, 51, 59, 69, 74, 85। तो आपको याद हो गए होंगे। अब इनके नाटकों की विशेषता देखते हैं। इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो इतिहास, मिथक और समकालीन जीवन को जोड़कर मानवीय संघर्ष और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को व्यक्त किया है। कोणार्क का हम विषय वस्तु देखते हैं। कोणार्क उड़ीसा के सूर्य मंदिर निर्माण से जुड़ी इसमें विषय वस्तु है। इसमें सृजनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है। पहला राजा, सत्ता, शासन, लोकतंत्र और जनहित के प्रश्न हैं। अब जैसे इसमें विषय वस्तु से आप एक बार देखेंगे, इसमें आप विषय वस्तु देखेंगे, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात हो रही है, तो यानी कि मंदिर के सृजनात्मकता से संबंधित होगा, विध्वंस से संबंधित होगा। इसमें नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष होगा, यानी कि मंदिर बनने का और उसके विध्वंस होने का, उसमें पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का संघर्ष रहेगा। पहला राजा, जैसा कि राजा शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें सत्ता, शासन, लोकतंत्र और जनहित के प्रश्न होंगे। ठीक है। इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाइन आप देख लीजिएगा। फिर शारदीय में ऐतिहासिक परिवेश में प्रेम, कला और मानवीय संबंधों की अभिव्यक्ति है। रीढ़ की हड्डी विवाह संस्था, दहेज और स्त्री की सामाजिक स्थिति पर व्यंग्यात्मक प्रहार है।
अब धर्मवीर भारती के देखते हैं नाटक। क्लास पूरी देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार इसे याद कर लेंगे नाटक तो भूलेगा नहीं, क्योंकि बार बार याद करते हैं तो फिर याद भी नहीं होता है। सालों साल याद करते रहेंगे, याद नहीं होगा, लेकिन एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो याद हो जाएगा। 4 से 5 बार आप जैसे मैंने ट्रिक बताया है इस तरह से आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ, आपको फिर भूलेगा नहीं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अभी आने वाली परीक्षा हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी आपका आने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाला है, तो उन सब में रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछते हैं सीरियल से लगाने के लिए। तो जब उनको क्रम से लगाना होगा तो उनका क्रम नहीं याद होता है। नाटक आपको याद हो जाता है लेकिन क्रम नहीं याद होता है। नेट जेआरएफ में बहुत ज़्यादा क्रम पूछता है, तो इस प्रकार से आप क्रम से याद कर लेंगे तो नाटक भी याद हो जाएंगे और इनके वर्ष भी याद हो जाएंगे। नाटक तो आपको याद ही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं धर्मवीर भारती पे। इनका प्रमुख नाटक अंधा युग है। तो अंधा युग की विषय वस्तु क्या है? ये महाभारत के युद्ध के बाद की पृष्ठभूमि में लिखा गया आधुनिक हिंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है। तो इसमें महाभारत के युद्ध के बाद की पृष्ठभूमि है। इसमें युद्ध की विभीषिका है, हिंसा, विनाश, नैतिक पतन, सत्ता की अंधता और मानवीय विवेक के संकट को प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं जो मैंने लिए हैं। मैं यहाँ पे जो पात्र मैंने लिए हैं वो मैंने अंधा युग के लिए हैं, कुछ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनके लिए हैं, बाकी मैंने किसी भी रचनाकार का नहीं लिया है। जब अलग से एक एक रचनाकार करवाएंगे तो उसमें हम पात्र विषय वस्तु और अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे जो पात्र हैं इसमें धृतराष्ट्र हैं, गांधारी, विदुर, संजय, अश्वत्थामा, युयुत्सु, कृष्ण। तो ये सभी इसमें, क्योंकि ये महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, महाभारत से इसकी जो कथानक ली गई है तो उसके पात्र उसी संबंधित हैं। तो ये आप देख लीजिए। अगले रचनाकार मोहन राकेश को देखते हैं। ये नाटककार हैं। इनके जो 4 नाटक हैं वो देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। अब इसकी ट्रिक मैं बता दे रही हूँ। आषाढ़ के दिन में लहरों के ऊपर आधे पैर रखिए। आषाढ़ के लहरों में आधे पैर रखिए, ऐसे याद कर लीजिए। आषाढ़ के लहरों में आधे पैर रखिए, नहीं तो भीग जाओगे ना। इनका जो वर्ष है वो देख लीजिए। सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन है 58, 58, 63, 69, 58, 63, 69। पैरों तले जमीन, ये इनका अधूरा नाटक है। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। यह ऐतिहासिक नाटक है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो देखिए। कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, अंबिका, मल्लिका। इनको क्रम से ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, अंबिका, मल्लिका। अब लहरों के राजहंस में क्या है विषय वस्तु? नंद और सुंदरी के माध्यम से भोग और त्याग, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, दाम्पत्य संबंध, आत्मसंघर्ष का चित्रण है। आधे अधूरे नाटक में आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय परिवार के विघटन, दाम्पत्य तनाव, आर्थिक असुरक्षा, अकेलेपन और व्यक्ति की अपूर्णता का यथार्थवादी चित्रण है। सावित्री इसमें प्रमुख पात्र होती है।
स्त्री के रूप में। अन्य इसमें पात्र हैं महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, बिन्नी किन्नी जुनेजा। इसमें जो आधे अधूरे नाटक है इसकी विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय परिवार के विघटन की समस्या पर आधारित है। अब आगे हम देखते हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा के नाटक देख लेते हैं। पहला नाटक इनका द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। तो ये इनके जो नाटक हैं सुरेंद्र वर्मा के, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा अच्छे से। एक बार आप देख लीजिए, आपको फिर इसके बाद नहीं भूलेगा। इसकी मैंने ट्रिक यहाँ पे लिख भी दी है, जिससे आप नाटक याद करेंगे, याद हो जाएंगे। अब मैं एक बार इनके नाटक की जो ट्रिक है वो आपको बता दे रही हूँ। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, द्रौपदी सेतु पर नायक, द्रौपदी सेतु पर नायक को सूर्य की 8 किरणों में छोटे सैयद ने एक दूनी एक करके शकुंतला को कैद में रतिका कंगन दिया। फिर से एक बार ट्रिक समझ लीजिए। द्रौपदी सेतु पर नायक को सूर्य की 8 किरणों में छोटे सैयद ने एक दूनी एक करके शकुंतला को कैद में रतिका कंगन दिया। अब यहाँ पे आइए, मैं बता दे रही हूँ एक बार। द्रौपदी सेतु पर नायक को, नायक खलनायक विदूषक हो जाएगा नायक से, नायक को सूर्य की 8 किरणों में, सूर्य की 8 किरणों में, ये 8वां सर्ग है। 8 किरणों में छोटे सैयद ने एक दूनी एक करके शकुंतला को कैद में रतिका कंगन, माफ़ी चाहेंगे, रतिका कंगन दिया। तो यहाँ पे एक और नाटक है इनका रतिका कंगन, जो कि यहाँ पे नहीं लिया है, तो आप इसे देख लीजिएगा कि एक और नाटक है इनका रतिका कंगन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी विषय वस्तु एक बार देख लेते हैं। पहले इनका वर्ष देख लेते हैं, वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष इसमें द्रौपदी 1972 का है, सेतुबंध 1972 का है और नायक खलनायक विदूषक 1972 का है। ये 3 पहले ऐसे पढ़ लीजिए, 1972 के हैं, 3 1972 के हैं, फिर एक 75 का है, 76, 82, 87, 90, 93। फिर से देखिए, 3 72 के हो गए, 72, 72, 72, फिर 75, 76, 72, 72, 72, 75, 76। छोटे सैयद बड़े सैयद 82, 87, 90, 93, 82, 87, 90, 93। तो इस प्रकार से देख लीजिए, याद हो जाएंगे। अब इनके हम प्रमुख जो विषय वस्तु है वो देख लेते हैं। ये आपका नीचे ट्रिक है, और विषय वस्तु यहाँ पे जो मुख्य नाटक हैं उनके लिए हमने 8वां सर्ग है। यह कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। द्रौपदी, ये महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण है। इसमें आधुनिक स्त्री की स्थिति, पुरुष प्रधान समाज और स्त्री के
अस्तित्व संघर्ष की अभिव्यक्ति है। नायक खलनायक विदूषक में दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। ये हमने सुरेंद्र वर्मा का नाटक लिया है। अभी आपका इसके बाद भीम सानी है। अब इसे हम कल की क्लास में कवर करेंगे। इसमें अभी आपका लक्ष्मी नारायण लाल हैं और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुद्रा राक्षस, दुष्यंत कुमार। अभी आपका लंबी क्लास हो जाएगी, तो अब बाकी की क्लास हम कल करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी और जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है वो भी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरे का भी भला हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। राधे राधे।